हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज इस लेक्चर के अंदर हमें स्टार्ट कर देना है अब बीआरएस का प्रैक्टिकल। तो बीआरएस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने से पहले बीआरएस के प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। और वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहली क्लास में बताया, बीआरएस अच्छे से कहते किसे हैं, बहुत सारी बातें बताई। सारी बातें आपको क्लियर है। जहां तक मेरी उम्मीद है कि सारी बातें आपको क्लियर होगी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से बहुत डिटेल बता दिया मैंने। भाई आज इस लेक्चर के अंदर मुझे आपको कॉन्सेप्टली बताना है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, ये सारी ट्रीटमेंट जो हमने 10-11 लिखी थी इनकी ट्रीटमेंट क्या होगी। ठीक है, ध्यान देना। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जाता हूँ। स्टार्टिंग बैलेंस, बीआरएस क्वेश्चन इज डिपेंड ऑन स्टार्टिंग बैलेंस। बीआरएस क्वेश्चन इज डिपेंड ऑन स्टार्टिंग बैलेंस। बीआरएस क्वेश्चन इज डिपेंड ऑन स्टार्टिंग बैलेंस। कहता है बीआरएस क्वेश्चन डिपेंड करता है बैलेंस की स्टार्टिंग पर। अब बैलेंस स्टार्टिंग क्या होता है, देखो चार बैलेंस होते हैं हमारे पास। कितने बैलेंस होते हैं दोस्तों? चार बैलेंस होते हैं। पहला बैलेंस, केस नंबर 1। क्वेश्चन में आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा होगा, मतलब ये गिवन होगा। क्वेश्चन में आपको बैलेंस एज पर कैश बुक किसे कहते हैं? जो हम बनाते हैं, अकाउंट होल्डर बनाता है डबल एंट्री सिस्टम के अंदर। तो बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक बैलेंस कितना दिख रहा है। तो जब बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन हुआ तो आपको जाना है, आपको ये बैलेंस को मैच कराना है बैलेंस एज पर पासबुक से। बैलेंस एज पर पासबुक से आपको ये बैलेंस मैच कराना है बैलेंस एज पर पासबुक से। मतलब जो बैलेंस यहाँ पर है, गिवन है, इसको पासबुक के बैलेंस से क्या कराना है, मैच कराना है। क्वेश्चन करने का तरीका ये होगा हमारा। तो मैंने पिछली क्लास में सिखाया था कि कैशबुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस अराइज हो जाते हैं। ड्यू टू डिफरेंस, जो डिफरेंस होंगे वो हमें बताएगा कि रीजन, इन रीजन की वजह से ये हुआ। रीजन हमें खुद फाइंड आउट नहीं करना, बट प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम जॉब करते हैं तो रीजन खुद फाइंड आउट करते हैं। बट यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर रीजन आपको बताएगा, भाई ये रीजन था, ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी, ये एंट्री यहाँ रिकॉर्ड हो गई पर यहाँ नहीं हुई, या कैशबुक में रिकॉर्ड हो गई तो पासबुक में नहीं, या पासबुक में रिकॉर्ड हो गई तो कैशबुक में नहीं। यहाँ पर रीजन आपको बताएगा क्वेश्चन। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब बीआरएस बनाई जाती है, और हर बिजनेस के अंदर बीआरएस बनाई जाती है, हर बिजनेस के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब बीआरएस बनाई जाती है तो उसके अंदर हमें रीजन खुद ढूंढना पड़ता है दोस्तों, हमें रीजन खुद ढूंढना पड़ता है। दोस्तों क्वेश्चन हमें कहेगा अगर आपके पास कैशबुक का बैलेंस गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, तो हमें उसको कन्वर्ट करना है, हमें उसको उसको पहुंचाना है पासबुक के बैलेंस में। हम उसको कहाँ पहुंचाना है, पासबुक के। केस नंबर 1 ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। बैलेंस किसका गिवन होगा, कैश बुक का, मतलब हमारी बुक का बैलेंस गिवन होगा। हमें पता होगा कि हमारा बैलेंस क्या है और हमें कहां पर ले जाना है उसको, जो बैंक की स्टेटमेंट का बैलेंस है वहां पर मैच करवा देना है। अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब क्या होता है, एड लेस हम एड लेस से कैश बुक के बैलेंस पर करेंगे। सर कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं समझा नहीं रहा, बस ऐसे बता रहा हूँ। ये बस ये समझो कि अगर आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा तो आप उसको कन्वर्ट करोगे पासबुक के बैलेंस में, क्योंकि मैच कराना है ना दोस्तों। मैंने पिछली क्लास में समझा दिया था, मैच कराना होता है हमें पूरे चैप्टर के अंदर। कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस। कैश बुक का बैलेंस मतलब हमारी बुक, डबल एंट्री कैश बुक का बैंक कॉलम, और पासबुक का बैलेंस मतलब बैंक स्टेटमेंट। उन दोनों में डिफरेंस अराइज क्यों हुआ, वो डिफरेंस हमें बताएगा क्वेश्चन कि भाई इस रीजन की वजह से डिफरेंस आया। वो रीजन हमें देखना है कि भाई कहाँ इफेक्ट था, ऐड करना चाहिए, लेस करना चाहिए, और कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को मैच कराना होगा। बट डिपेंड करता है, बीआरएस के क्वेश्चन डिपेंड करता है स्टार्टिंग बैलेंस में। अगर आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है तो छह खाली एड लेस भी कैश बुक के बैलेंस में होगा, पासबुक के बैलेंस में नहीं होगा। एड लेस जो करेंगे, जो ट्रीटमेंट करेंगे, सिर्फ वो कैश बुक के बैलेंस में छेड़खानी करेंगे, पासबुक के बैलेंस में नहीं करेंगे। केस नंबर 1 तो ये हो गया। केस नंबर 2, इसको कैश बैलेंस पर पासबुक होता है, उसको फेवरेबल बैलेंस भी कहा जाता है, FAB पूरा लिख लेना, फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक भी कहा जाता है। फेवरेबल, फेवरेबल मतलब क्या है,
अभी आगे चीजें सिखाऊंगा फेवरेबल का मतलब क्या, ठीक है। केस नंबर 1 ये रहा, केस नंबर 2। अब उल्टा, कभी कभी क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, कभी कभी क्वेश्चन में हमें कैश बुक का पासबुक, कैश बुक का बैलेंस ना कर पासबुक का बैलेंस गिवन होता है। कहते भाई बैलेंस एज पर फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। अब पासबुक का फेवरेबल बैलेंस नहीं ना, सही फेवरेबल का मतलब क्या है, मैंने कहा फेवरेबल का मतलब वही समझाऊंगा, थोड़े टाइम में रुक जाओ। पासबुक का बैलेंस गिवन है आपको, अब इस बार गिवन क्या है, पासबुक का बैलेंस गिवन है। अब आपको पासबुक का बैलेंस गिवन है तो आपके पास जो बैलेंस आपके पास पता है कि भाई मेरा अब नेट अमाउंट पासबुक में, बैंक की स्टेटमेंट जो पासबुक निकाली आपने, आपको इतना आ रहा है। अब आपको गिवन क्वेश्चन के अंदर पासबुक का बैलेंस है, तो आप छेड़खानी किसमें करोगे, सिर्फ कैश बुक का पासबुक में करोगे और उसको कन्वर्ट करोगे, उसको मैच कराओगे कैश बुक से। तो भैया अब इसके अंदर जो भी होगा ये किससे मैच होगा, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। मतलब डिपेंड कर रहा है कि आपको क्वेश्चन के अंदर कौन सा बैलेंस गिवन है। अगर आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो उसको पासबुक से मैच कराओ, अगर आपको पासबुक का बैलेंस गिवन है तो उसको कैश बुक वाले बैलेंस से मैच करा दो। ये मैच कराना पड़ेगा इससे, ये मैच कराना पड़ेगा इससे। आई बात समझ नहीं आई, ये दो केस अगर समझ में आ गए तो फिर मैं आगे तीसरा चौथा केस बताऊं और आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा क्योंकि उसमें एक चीज है, ठीक है। बट फिर भी केस नंबर 1 केस नंबर 2 समझ में आया। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कैश बुक का बैलेंस गिवन है पहले से, ठीक है, तो हमें उसको कहाँ ले आना है, पासबुक के बैलेंस में ले जाना है। और पासबुक का बैलेंस अगर हमारे पास आ जाएगा एडलेस एडलेस करके तो हमें ऑटोमेटिकली आंसर बदल जाएगा। यहाँ पर मैं करूंगा एडजस्टमेंट, यहाँ पर मैं करूंगा ट्रीटमेंट, इस जगह पर करूंगा ट्रीटमेंट, और ये अमाउंट में कुछ चीजें ऐड करूंगा, कुछ चीजें लेस करूंगा और निकल कर आ जाएगा ये। आई बात समझ में, और ये जो अमाउंट होगा मैच करना चाहिए कैश बुक और पासबुक के बैलेंस से। आई बात समझ में, चल। तो यहाँ पर केस नंबर 1 हो गया, केस नंबर 2 हो गया, केस नंबर 3। मतलब चार केस है हमारे पास, चारों केस से हमें क्वेश्चन कर रहे हैं। चार केस से क्वेश्चन कर लिए चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं एक पूरा और भी दे देता हूँ पहले ही चैप्टर के अंदर। पहला केस करा क्वेश्चन करे, दूसरा केस करा क्वेश्चन करे, तीसरा केस करा क्वेश्चन करे, चौथा केस करा क्वेश्चन करे, चैप्टर खत्म। और कुछ नहीं बचेगा, चार केस है इसके अंदर। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। असल ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है अभी सिखा रहा हूँ बस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको बैलेंस फेवरेबल बैलेंस दे रखा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है। सर ये क्या होता है मैं आपको सिखाऊंगा, ये गिवन है, बस ये सोचो अभी ये क्या गिवन है, ओवरड्राफ्ट गिवन है, ठीक है सर। अब ओवरड्राफ्ट गिवन है तो मुझे कहाँ ले आना है इसको, मुझे निकालना है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक ले आना, मतलब अगर आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा तो आप उसको पासबुक के बैलेंस में ले जाओगे, पर देख लेना ओवरड्राफ्ट है फेवरेबल है, ठीक है सर। ये मैच कराना पड़ेगा इससे। मतलब सिंपल ये कह रहा है पासबुक का गिवन होगा तो कैश बुक से, कैश बुक में ले जाऊंगा, कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा तो पासबुक से मैच कराऊंगा, बिल्कुल यही करना मुझे। केस नंबर 4। अब पहले क्या दे रखा था, ओवरड्राफ्ट का कैश बुक बैलेंस दे रखा था, अब ओवरड्राफ्ट का पासबुक दिया हो तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, ये गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर पहले, और कुछ ट्रीटमेंट करनी होगी। और जब हम उसको ट्रीटमेंट कर लेंगे तो ये बैलेंस को मर्ज कर देंगे, बिल्कुल ले आएंगे किसके बैलेंस के साथ, ये बैलेंस को ले आएंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक से मैच करवा देंगे। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक से मैच कर देंगे। और ये जो गिवन है ये इसके बराबर मैच करवा देना भैया, जो भी यहाँ पर होगा। सर अब मुझे आपको बताना है कि चार केस है, फेवरेबल बैलेंस कैश बुक दे रखा है तो फेवरेबल बैलेंस पासबुक में ले जाओ, फेवरेबल बैलेंस पासबुक गिवन होगा तो फेवरेबल बैलेंस कैश बुक में ले जाना। अब ओवरड्राफ्ट बैलेंस पासबुक गिवन होगा तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक में ले जाएंगे, अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक में होगा तो ओवरड्राफ्ट पासबुक। अब मैं डिपेंड करता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। तो फेवरेबल अनफेवरेबल डिफरेंस क्या होता है, फेवरेबल फेवरेबल बैलेंस वर्सेस अनफेवरेबल भी कह सकते हैं और ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हैं। अनफेवरेबल या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस,
यहाँ पर ओवरड्राफ्ट सिखा रहा हूँ, काफी जगह आगे यूज होगा इसका ओवरड्राफ्ट। ठीक है, फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट, अनफेवरेबल कह लो या ओवरड्राफ्ट कह लो, बात एक ही होती है दोस्तों। इसको समझने के लिए पहले तो मुझे बताना पड़ेगा कि बैंक में 4 तरीके के अकाउंट होते हैं। वैसे होते तो बहुत है, पर मेनली बैंक अकाउंट, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, क्या सिखा रहा हूँ मैं पहले आपको, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक में 4 तरीके के अकाउंट होते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छा से इनका यूज आगे हो जाता है तो अच्छा रहता है, समझ में आया चाहिए। बैंक में 4 तरीके के अकाउंट है, 4 तरीके। मेनली बैंक में बहुत सारे होते हैं, पर इन्हीं के सब टाइप होते हैं, वो मेन जो हेड होते हैं वो 4 यही होते हैं। पहला, बैंक में जो अकाउंट होता है उसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट। बैंक में कौन सा अकाउंट होता है? सेविंग अकाउंट। दूसरा बोलते हैं करंट अकाउंट, दूसरा बोलते हैं करंट अकाउंट, तीसरा बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इसको बोलते हैं एफडी, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। और चौथा होता है रिकरिंग, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। बैंक में वे दोस्तों 4 तरीके के अकाउंट होते हैं सेविंग अकाउंट। सबसे पहले सेविंग अकाउंट का फीचर्स क्या है? सेविंग अकाउंट की फीचर्स है कि इसको एक इंडिविजुअल खोलेगा, इंडिविजुअल मतलब हम लोग, पर्सन, कोई कंपनी नहीं खोलती, इंडिविजुअल ओपन करता है। इसके अंदर मेनली जो इंटरेस्ट रेट होता है, इसमें हमें क्या मिलता है? साथ में इंटरेस्ट मिलता है, लो इंटरेस्ट रेट होता है। इंटरेस्ट मान लें एट द रेट अभी जो चल रहा है वो 3.5 to 4% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है सेविंग अकाउंट के अंदर। सेविंग अकाउंट हम लोग खोलते हैं, अगर आपको बैंक अकाउंट में जाना होगा, आपको बैंक, अगर बैंक अकाउंट खोलना होगा तो आप बैंक अकाउंट कौन खोलेगा? आप सॉरी, अगर आपको बैंक को कोई बैंक में जाकर कोई अकाउंट खोलना है तो आपका जो अकाउंट टाइप होगा वो सेविंग अकाउंट होगा। कौन सा अकाउंट होगा? सेविंग अकाउंट। फिर करंट अकाउंट किसके लिए होता है? बिजनेस के लिए। करंट अकाउंट किसके लिए होता है? मेनली बिजनेस वाले पर्सनों के लिए, बिजनेस, आर्टिफिशियल पर्सन के लिए, बिजनेस के लिए, बिजनेस ओपन करता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें एक फैसिलिटी होती है, इसमें एक फैसिलिटी होती है कि अगर आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं पड़ा, ध्यान दो ना, अगर आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं पड़ा तब भी आप पैसा निकाल सकते हो। लोन फैसिलिटी होती है इसके अंदर। क्या फैसिलिटी होती है? लोन फैसिलिटी, अप टू द लिमिट। ऐसा नहीं कि कुछ कितना भी निकालो, 10 करोड़ 20 करोड़ निकाल लो, 10 लाख, अप टू द लिमिट। जो भी लिमिट बताई गई होगी वो डिपेंड करता है बिजनेस की कंडीशन पे। लोन फैसिलिटी ये होती है, पर इसके अंदर नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं मिलता भाई। बिजनेस का करंट अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट नहीं मिलता। मतलब अगर आपको अपना अकाउंट खोलना है तो आपको सेविंग अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसमें मिलता है इंटरेस्ट, आप सेव करना चाहते हो पैसा। अगर आपको बिजनेस का अकाउंट खोलना है तो बिजनेस का अकाउंट के लिए आपको खोलना पड़ेगा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब हुआ कि आपकी ट्रांजेक्शन बहुत होती है। सेविंग अकाउंट में ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करते, पर करंट अकाउंट में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है, लेन देन ज्यादा होता है। तो बिजनेस के लिए बनाया गया है, मेनली जो करंट अकाउंट बनाया गया है वो बिजनेस के लिए बनाया गया है। और हमारा काम बीआरएस के अंदर इसी का है, बीआरएस में इसका यूज होता है, क्योंकि हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? बिजनेस की। तो बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो पूरे अकाउंटेंसी में सेविंग तो मतलब नहीं है हमें, किससे मतलब है? सिर्फ करंट अकाउंट से मतलब होता है। तो करंट अकाउंट में एक फैसिलिटी गिवन होती है, जो फैसिलिटी क्या होती है? अगर आपके अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं पड़ा होगा तब भी अगर बिजनेस चाहे तो कुछ अमाउंट निकाल सकता है, वो लोन फैसिलिटी गिवन करते हैं बाय द बैंक। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो सेविंग अकाउंट कौन खोलता है? सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं इंडिविजुअल, मतलब हम लोग, और इसमें इंटरेस्ट मिलता है। और करंट अकाउंट ओपन करता है बिजनेस, इसमें एक लोन फैसिलिटी गिवन होती है और इसमें नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता इसके अंदर आपको। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है दोस्त? ये अकाउंट ऐसा होता है कि आपको क्या करना है, पर्टिकुलर अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट आपको 1 ईयर, उससे कम में भी होते हैं, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर तक क्या कराने होंगे? फिक्स्ड करा देते हैं। इसके अंदर इंटरेस्ट रेट हाई होता है। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? एट द रेट मान लेते हो जाता है 6.7 to 7% का इंटरेस्ट रेट है जो भी चल रहा है। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो फिक्स अमाउंट होता है, इसमें क्या करते हैं? हमारे पास पैसा पड़ा है, अच्छा खासा पैसा पड़ा है, मान लेते हमारे पास 1 2 3 4 लाख रुपए पड़ा है, 5 लाख रुपए पड़ा, चलो तो हमने बहुत सारा 5 लाख रुपए, हमने क्या बैंक के पास गए, बैंक वाले बोला बैंक भैया हमारा 5 लाख का कोई काम नहीं है, इस 5 लाख को आप फिक्स्ड कर दो। फिक्स्ड करना मतलब अपने पास रख लो, 2 साल हमें इस पैसे की जरूरत नहीं है अभी, तो 2 साल तक बैंक उसमें क्या करता है? फिक्स। अब बैंक क्या कर लेता है उस पैसे को?
जो आपने 2 साल के लिए फिक्स करा उस पैसे को क्या करता है बाहर इन्वेस्ट कर देता है, बाहर कहीं इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करने के बाद या फिर लोन दे देता है उस पैसे को किसी को, लोन देने का इंटरेस्ट कमा लेता है, वो इंटरेस्ट में से कुछ इंटरेस्ट आपको देता है, कुछ आप अपना रख लेता है। तो बैंक ऐसे करते हैं कि आप क्या करोगे, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, इसके अंदर आप अगर आप कुछ पैसा सेव करना चाहते हो, आपके पास कोई यूज नहीं है, आपके पास ऐसे पड़ा है, तो आप उसको फिक्स डिपॉजिट करो, उसको क्या बोलते हैं एफडी करा लो, क्या करा लो एफडी। एफडी डिपॉजिट एफडी अकाउंट क्या होता है कि अगर आपका पैसा सेव है, अगर आपके पैसा सेव करना चाहते हो, सेव अकाउंट में पड़ा है, इस अकाउंट में आपके पास पैसा पड़ा है 3 लाख रुपए, कहते हैं यार मुझे ज्यादा से ज्यादा हद तक अगर 2 साल तक देखूं तो 1 लाख से ज्यादा मेरा काम हो जाएगा, 2 लाख ऐसे पड़ा है, वेस्ट ऑफ मनी हो रहा है, वो उसमें कम इंटरेस्ट मिल रहा है, क्यों ना मैं इसको फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट करा लूं। तो आप बैंक के पास गए, आपने बोला बैंक भैया 2 लाख रुपए को मेरे कन्वर्ट कर दो एफडी अकाउंट में, एक नया अकाउंट खोल देंगे, सिमिलर नेचर उसी में एफडी अकाउंट खुलता है, अलग से नहीं खुलता। आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग से भी एफडी करा सकते हो, और बहुत सारी चीजें होती है एफडी कराने के लिए, बैंक जाने की जरूरत ही नहीं होती। इसमें क्या होगा, एक लमसम अमाउंट आप क्या करोगे, फिक्स डिपॉजिट करोगे। लमसम, लमसम का मतलब क्या हुआ, एक इकट्ठा अमाउंट आपको फिक्स करना पड़ेगा 2 लाख रुपए। लमसम अमाउंट आपको फिक्स करना पड़ता है 1 साल या 2 साल या 6 महीने, कितने टाइम के लिए जो करना चाहते हो लमसम अमाउंट। इसके अंदर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है क्योंकि आपका पैसा डिपॉजिट हो गया। क्या सर, अगर बीच में पैसा निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकते? हाँ सर, निकाल सकते हो पैसा, आप जब मर्जी जाओ अपना एफडी तुड़वा सकते हो, उसको तोड़ना कहते हैं, एफडी को कैंसिल करवाना कहते हैं, और तुड़वाने के बाद अपना पैसा ले सकते हो, पर आपको इंटरेस्ट 6.7% नहीं मिलेगा, फिर आपको इंटरेस्ट उससे मिलेगा, फिर मान लेंगे कि ऑटोमेटिक आपका सेविंग होगा फिक्स डिपॉजिट में। और लास्ट के अंदर रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर क्या होता है, आपने देखा हो बच्चे मम्मी लोग कमेटियां खोलती, कमेटियां, तो बैंक ने कहता है हम भी कमेटी खोल रहे हैं, आप हर महीने कुछ पैसा हमें डिपॉजिट करो। मान लेते हैं आपने एक फिक्स अमाउंट पर मंथ डिपॉजिट होता है, इसके अंदर फिक्स अमाउंट एट द रेट मान लेते हैं 5,000 पर मंथ डिपॉजिट कराएंगे फॉर 1 ईयर। तो जब भी मुझे पैसे सेव करने होते तो मैं ये रिकरिंग आरडी बोलते हैं इसको, आरडी अकाउंट क्या बोलते हैं, आरडी, और इसको बोलते हैं एफडी। इसका नाम हो गया एफडी और ये हो गया आरडी। तो आरडी में क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, आपको इकट्ठा पैसा नहीं देना, एफडी के अंदर इकट्ठा पैसा सेव करना होता है, इसके अंदर भी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, 5% to 7% से रेट से इंटरेस्ट मिलता है, एफडी के बराबर मिल जाता है, इतना होता है, कभी बैंक एफडी के बराबर इंटरेस्ट रेट दे देता है। इसके अंदर क्या होगा, आपको मंथली बेसिस पर कुछ पैसा जमा कराना पड़ेगा। अगर आप 2,000 रुपए का सेव करना चाहते हो तो मंथली बेसिस पर 2,000 जमा कराओ, अगर 5,000 जमा करना चाहते हो मंथली बेसिस पर 5,000 जमा कराओ। तो फिक्स डिपॉजिट और आरडी में डिफरेंस क्या है, फिक्स डिपॉजिट में एक लमसम अमाउंट पूरा इकट्ठा एक बारी में देना पड़ता है, इसके अंदर मंथली बेसिस पर देना होता है, बस ये डिफरेंस है। बाकी इंटरेस्ट इसमें ज्यादा मिलता है, सेविंग हो जाती है कुछ नहीं। तो अगर आप अपने पैसे को आप जॉब करोगे आगे जाकर तो अपना पैसा सेव करना चाहते हो और मंथली बेसिस पर सेव करना चाहते हो तो आरडी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आरडी में आपको इंटरेस्ट रेट भी मिल जाता है और उसके बाद आपके, मैं तो बन गया बैंक का ब्रोकर, है ना, जो समझा रहा हूँ। आरडी में आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है भाई और पैसे भी सेव हो जाते हैं, ये बेस्ट तरीका है आपको अपने पैसे को सेव करने का। मंथली बेसिस पे 2,000 की आरडी डाल दो, 2,000 रुपए मंथली बेसिस पे आप जमा कराते जाओ, जमा कराते आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा और आपका पैसा इकट्ठा भी हो जाएगा एक साथ। तो मैं अगर पैसा सेव करना होता है मुझे तो मैं आपको आरडी कराता हूँ, एफडी करा नहीं पाता, क्यों, क्योंकि एक लमसम अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ता है, तो लमसम अमाउंट डिपॉजिट करने में दुख होता है थोड़ा, एक साथ चलेंगे सारे पैसे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर अगर मैंने बताया तो मेरे को जो यूज था वो करंट अकाउंट का यूज था, इसमें एक फैसिलिटी होती है लोन फैसिलिटी, वो मुझे समझाना है, ध्यान सुनना। एग्जाम्पल नंबर 1 फेवरेबल का होगा, एग्जाम्पल नंबर 2 अनफेवरेबल का होगा। अब दोस्तों ध्यान सुनो, फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनो। मान लो आप अकाउंट होल्डर हो, आप एक अकाउंट होल्डर है, आपने बैंक में जाकर अकाउंट खोला, अब लिखते हैं HDFC बैंक, आपने बैंक में जाकर अकाउंट खोला, अकाउंट ओपन करा और अकाउंट ओपन करके उसमें सबमिट करा दिए भाई 20,000 रुपीज, 20,000 उसने सबमिट करा दिए। अब बैंक के पास क्या है, बैंक के पास आपके पास क्रेडिट चलेगा 20,000 रुपए, क्योंकि बैंक के ऊपर बन गई लायबिलिटी, बैंक की क्या बन गई लायबिलिटी, और आपके ऊपर क्या हो गया, आपके पास डेबिट कर दिया आपने 20,000 में और आपके ऊपर बन गई, आपके लिए बन गई एसेट, आपके लिए बन गई एसेट। अगर आपका पैसा बैंक में है, दैट इज कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस, हमारा पैसा बैंक में है, अगर हमारा पैसा बैंक में है इसी बैलेंस को क्या नाम देंगे, फेवरेबल बैलेंस कहेंगे। ये बैलेंस क्या हो गया दोस्त, फेवरेबल बैलेंस हो गया। मतलब सिंपल अगर फेवरेबल बैलेंस की बात बताऊं तो अगर आपका पैसा बैंक में है पहले से कुछ है पैसा, तो वो पैसा फेवरेबल है, आपके ऊपर उधार नहीं है, आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं है, मेरा पैसा एसेट है मेरी।
जब जब आपकी एसेट है तब तक वो फेवरेबल बैलेंस है, इसका मतलब आपका पैसा बैंक में है। और अगर मैं बात करूं अनफेवरेबल बैलेंस की, एग्जांपल नंबर 2, अनफेवरेबल अनफेवरेबल बैलेंस की बात करें तो, या ओवरड्राफ्ट जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट अब ध्यान सुनना था, आप अकाउंट होल्डर हो और ये आपका बैंक है, मान लेते हैं एचडीएफसी बैंक। इसमें आपका करंट अकाउंट होगा क्योंकि आपका बिजनेस है, आप बिजनेस का अकाउंट होल्डर हो। क्या है? बिजनेस। बिजनेस है तो बिजनेस का जो ऑनर है उसने कहा भाई मेरे नाम का अकाउंट होल्डर था, मेरे बिजनेस के नाम का अकाउंट है, तो करंट अकाउंट ओपन है आपका। कौन सा अकाउंट ओपन है? करंट अकाउंट। तो आपने अकाउंट ओपन करा, यहाँ लिख देता हूँ करंट अकाउंट ओपन। और जब आपने करंट अकाउंट ओपन करा, उस केस के अंदर यहाँ पर आपने डिपॉजिट करा दिया 20,000 रुपीज। कितना डिपॉजिट कराया? डिपॉजिट कराया शुरुआत में कितना? 20,000। एक दिन क्या हुआ, आपने पेमेंट करनी थी किसी तीसरे पर्सन को, थर्ड पर्सन को पेमेंट करनी थी। अब थर्ड पर्सन को जब पेमेंट करनी थी तो यहाँ पर जो डिपॉजिटेड अमाउंट है 20,000 रुपए, आपने पेमेंट कर दी 30,000 रुपए की। सर पेमेंट कैसे हो जाएगी? आपने बैंक से पेमेंट कितनी कर दी? 30,000 रुपए की कर दी दोस्त। क्यों बैंक से पेमेंट 30,000 की हो जाएगी? क्योंकि करंट अकाउंट है। यहाँ पर आपके पास फैसिलिटी दे दी, लोन फैसिलिटी। लोन फैसिलिटी ध्यान सुनो, लोन फैसिलिटी दी जो कि आपके पास मैक्सिमम 50,000 की आप लोन फैसिलिटी ले सकते हो, जब मर्जी आप 50,000 निकाल सकते हो। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, जीरो बैलेंस है, तब भी आप मैक्सिमम 50,000 के ट्रांजेक्शन कर सकते हो, किसी को पेमेंट कर सकते हो, कुछ भी कर लो। 50,000 रुपये आप निकाल सकते हो बैंक में एज अ लोन। तो मैक्सिमम फैसिलिटी लोन फैसिलिटी कितनी है? 50,000। अब देखो ध्यान सुनो, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा कितना पड़ा था? 20,000 रुपए। तो बैलेंस कितना पड़ा था? फेवरेबल बैलेंस। मेरे बैंक अकाउंट में कौन सा पड़ा था? फेवरेबल फेवरेबल बैलेंस पड़ा था 20,000 रुपए पड़ा था। फेवरेबल बैलेंस का मतलब मेरा पैसा बैंक में पड़ा है, दैट इज कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस। इसमें तो मैंने पेमेंट कर दी, और जब मैंने पेमेंट यहाँ से माइनस करी तो मैंने पेमेंट माइनस करी 30,000 रुपए। क्या हो सकता है ऐसा? 20,000 रुपए बैंक में पड़े हैं और आप 30,000 माइनस कर सकते, 30,000 की पेमेंट कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। इसमें बैंक ने आपको क्या दे दिया? बैंक ने आपको 10,000 रुपए का क्या दे दिया? फैसिलिटी दे दी, लोन फैसिलिटी। और ये लोन फैसिलिटी को नाम देंगे आज के वक्त ओवरड्राफ्ट। क्या बोलेंगे? ओवरड्राफ्ट। सर ओवरड्राफ्ट हम अकाउंट होल्डर पे लायबिलिटी क्रिएट कर देती है। ओवरड्राफ्ट क्या हो गया? ओवरड्राफ्ट ये अकाउंट होल्डर पे लायबिलिटी हो गई। अकाउंट होल्डर पे क्या हो गई? ये लायबिलिटी बन गई दोस्तों। ओवरड्राफ्ट की लायबिलिटी बन गई अकाउंट होल्डर पे, क्योंकि पैसा हमारा पास कितना था? 20,000, पर हमने पेमेंट कितनी की थी? 30 की। तो मतलब 10,000 ज्यादा पे कर दिया, जबकि हमारे पास बैंक में हमारा पैसा था ही नहीं। और जब बैंक में हमारा पैसा था ही नहीं तो और फिर भी हमने पेमेंट कर दी, तो अब बैंक ने हमसे पैसा लेना है। बैंक ने हमसे पैसा लेना है 10,000 पे। उस 10,000 पे जो हमसे पैसा लेगा बैंक, इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। नेगेटिव बैलेंस ऑफ नेगेटिव बैंक बैलेंस। ओवरड्राफ्ट का मेन मतलब क्या हो गया? नेगेटिव बैंक बैलेंस। ओवरड्राफ्ट का मेन मतलब क्या हो गया? नेगेटिव बैंक बैलेंस। नेगेटिव बैंक बैलेंस का मतलब क्या है? बैंक से हमने नहीं लेने, अब बैंक ने हमसे लेने हैं। फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव बैंक बैलेंस। पॉजिटिव मतलब हमारा पैसा बैंक में पड़ा है, हमारा पैसा बैंक में पड़ा है, पॉजिटिव बैंक बैलेंस। अब पॉजिटिव बैंक बैलेंस के केस के अंदर हमारे लिए एसेट हो जाएगी, बैंक के लिए लायबिलिटी हो जाएगी। पर नेगेटिव बैंक बैलेंस के लिए मतलब बैंक ने हमसे पैसा लेना है तो हमारे लिए बन गई लायबिलिटी और बैंक के लिए बन गई एसेट, क्योंकि बैंक ने पैसा लेना है। बैंक के लिए क्या बन गई? ये एसेट बन गया। तो आज के बाद ध्यान रखो, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। क्या होती है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ओवरड्राफ्ट क्या होता है मेरे दोस्त? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, जो कि हम बैंक से उधार ले लेते हैं। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हुआ? विद इन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हो गया? 1 साल के अंदर अंदर आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। 1 ईयर, विद इन 1 ईयर आपको अपनी लायबिलिटी को पे करना पड़ेगा विद इन 1 ईयर। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। इसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? शॉर्ट टर्म बोल लो या फिर करंट लायबिलिटी कह लो। करंट लायबिलिटी क्या होती है? वो लायबिलिटी जिसको हमें 1 साल के अंदर हमें पेमेंट करनी पड़ती है, दैट इज करंट लायबिलिटी। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? अगर आपके पास ओवरड्राफ्ट है तो आपके पास क्या है? आपने बैंक से क्या ले रखा है? 10,000 रुपया 20,000 रुपया उधार ले रखा है। तो इस केस के अंदर क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी बीआरएस के अंदर? अब समझ में आया कि मैं क्या कह रहा हूँ?
यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, केस नंबर 1 2 3 में अगर आपका फेवरेट बैलेंस है मतलब पॉजिटिव बैलेंस है कैश बुक का, तो आपको पॉजिटिव बैलेंस पासबुक के पहुंचाना है। पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, तो पासबुक के कैश बुक के पॉजिटिव बैलेंस पहुंचाओ। पर अगर आपका नेगेटिव बैलेंस है कैश बुक का, मतलब हमारे अकाउंट्स में ऐसा लग रहा है, हमें लग रहा है कि हमें बैंक को इतना देना है, जबकि बैंक वाला कह रहा है नहीं इतना नहीं ज्यादा देना है, तो ये डिफरेंस क्यों अराइज हुआ है इसको। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब कि हमारे पास नेगेटिव बैलेंस है, हमें बैंक वाले को देना है, हमें बैंक वाले को देना है। तो अगर हमें बैंक वाले को देना है, मुझे लगा मेरे को 10,000 देने, बैंक वाला नहीं कह रहा 12,500 देने, तो ये डिफरेंस क्यों अराइज हो रहा है। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस अगर कैश बुक हमारे बुक्स में 10,000 दिख रहा है और उनकी बुक में 12 दिख रहा है, 12,500 दिख रहा है, तो ऐसे क्यों हो रहा है, तो ठीक करेंगे। मान लो उनकी बुक में दिख रहा है 10,000, हमारी बुक में दिख रहा है 12,500, तो हम ठीक करेंगे, और वो कैसे ठीक होगा। तो ये है ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो ये 4 केस जो आपको करने हैं, बहुत ज्यादा, पूरे चैप्टर खत्म हो जाएगा इस 4 केस के अंदर। ये चारों केस के अंदर चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा मेरे दोस्त, आई बात समझो। तो यहाँ पर मैंने आपको आज इस क्लास के अंदर मैंने आपको क्या कराया, पहले तो बीआरएस के क्वेश्चन करा, मैंने कहा बीआरएस क्वेश्चन इज डिपेंड ऑन दिस, बीआरएस क्वेश्चन किस पे डिपेंड है, इस पे डिपेंड है। और मैंने आपको कुछ टाइप्स ऑफ अकाउंट सिखाया और सिखाया। अब मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखा रहा हूँ इकट्ठा, ठीक है, ध्यान समझते हैं। मैं कह रहा हूँ बीआरएस की क्वेश्चन डिपेंड करता है, बीआरएस की क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आपका बैलेंस, स्टार्टिंग बैलेंस क्या है। अगर आपका स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक है तो आपको पासबुक में जाना है, अगर आपका स्टार्टिंग बैलेंस पासबुक है तो आपको कैश बुक में जाना है। तो ये दोनों इकट्ठा कराऊंगा, फिर ओवरड्राफ्ट का कराऊंगा। अगर आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक है तो आपको ओवरड्राफ्ट पासबुक में जाना है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस पासबुक है तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक में जाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है, एक्सेप्शनल केस होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है वो हमारा कन्वर्ट होता है फेवरेबल, ओवरड्राफ्ट फेवरेबल हो जाता है। कैसे होगा ध्यान सुनना। मैंने बैंक से पैसे उधार ले रखे 20,000 रुपए, अब मैंने यहाँ पर 30,000 रुपए जमा करा दिए बैंक को, तो बैंक वाले ने 20,000 तो काट लिया अपने, अब 30,000, तो ओवरड्राफ्ट पहले जो 20,000 रुपए था अब वो ऑटोमेटिकली क्या कन्वर्ट हो गया 10,000 रुपए, क्योंकि 20 तो काट लिया बैंक में, अब मेरा फेवरेबल बन गया। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कभी कभी क्या बन जाता है, फेवरेबल बैलेंस बन जाता है। बैंक को दे रहे थे 20,000, मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया 30,000 रुपए, बैंक ने 20 तो काट लिया, अब बैंक में कितना पैसा बच गया 10,000 रुपए दिया, तो दैट इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस इज कन्वर्टेड इनटू द फेवरेबल बैलेंस। हो सकता है और आम हो सकता है, कभी ना कभी तो फेवरेबल करना ही पड़ेगा ना, ठीक। तो वह एक्सेप्शनल केस है, इसके अंदर मेनली जो है अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, स्टार्टिंग बैलेंस आपके पास कैश बुक और पासबुक दोनों होगा, तब उस केस के अंदर 10 एंट्री कैसे सॉल्व करें, 10 एंट्रीज 10 एंट्री को कैसे करे जाए, ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री अकाउंटिंग किट में लिख लूं, आज मैं 2 ही एंट्री कराऊंगा आपको। वो पहले वाली अकाउंटिंग डिफरेंस ड्यू टू डिफरेंस टाइमिंग डिफरेंस, ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस, तो मैं करा रहा हूं ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस। क्वेश्चन क्या था पहला, कहता है भैया पहला क्वेश्चन देखना पड़ेगा, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट और चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्लियर, 2 क्वेश्चन है, ये 2 कराऊंगा आज की क्लास में, बाकी नेक्स्ट क्लास में नहीं, और दोनों से कराऊंगा मैं, ठीक है, ठीक है। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, ठीक है। चलो अब कैसे होगा ध्यान देगा, मतलब क्या करें, तो मतलब सीखते हैं इसका। भाई एक अकाउंट होल्डर है, उसने किसी तीसरी पार्टी को चेक इशू कर दिया, चेक इशू करने का मतलब चेक फाड़ कर दे दिया और कहा जा बेटा मेरे बैंक से पैसे निकाल लिया। मतलब इसने किसी थर्ड पार्टी को, मान लो मिस्टर ए को बोला कि मिस्टर ए मैंने आपको पैसे देना है ना, हम अकाउंट होल्डर, हम दोनों क्या है अकाउंट होल्डर। हमने कहा मिस्टर ए से भाई कितने पैसे देने हैं, कह रहा भाई 20,000 रुपए देने हैं। मैंने कहा लो चेक ले लो, बैंक से जाकर पैसे निकाल लो। मैंने अब जैसे ही मैंने चेक दिया, ध्यान सुनना, जैसे ही मैंने चेक दिया तो आ जाओ, अब जरा ध्यान सुनना, मैं अभी एज्यूम कर रहा हूं पहला केस नंबर 1, स्टार्टिंग कैश बैलेंस, स्टार्टिंग कैश बैलेंस, सीवी फॉर कैश बैलेंस। अगर मेरा कैश बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसका मतलब मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या है, कैश बैलेंस का बैलेंस गिवन है कि भाई इतना बैलेंस है, तो मैंने यहाँ पर लिखा। सबसे पहले देखना क्या होगा, आपको बीच में एक लाइन खींचनी है, यहाँ लिखना है कैश बुक
यहाँ लिखना है पासबुक, ठीक है, पीवी फॉर पासबुक, सीपी फॉर कैश बुक, ठीक है भाई, ये लिखोगे। और हर बार जब जब कोई ट्रांजेक्शन आएगी, हर ट्रांजेक्शन में यही बनाना है, ध्यान सुनो। सबसे पहले आपको एक लेट अमाउंट करना है, एक अमाउंट लेट करना है कोई भी, एक अमाउंट लेट करना है कोई भी। मैंने कहा लेट कर लेते कोई भी अमाउंट, मैंने कहा 1 लाख रुपए लेट कर लेता हूँ। अभी मैं इसको बराबर दिखा रहा हूँ, अभी मैं क्या दिखा रहा हूँ, बराबर, कि अभी मेरा कैश बुक और पासबुक ऐसे नहीं खेलेंगे भाई, ऐसे नहीं करना। जिसमें पैसे ब्याज पड़ा हुआ ऐसे कर देते, ऐसे नहीं करना, ध्यान सुना, ऐसे करना है आपको, प्रैक्टिकली देखो। पहले आप अपने अमाउंट से अपने अपने हिसाब से कोई भी अमाउंट लेट कर लो और बराबर कर दो। सबसे पहले कैश बुक और पैसबुक को, दो बैलेंस को स्टेप नंबर 1 में बराबर कर दो, बराबर है, अभी बराबर। अब गलती क्या हो, अब मैंने एक 20,000 का चेक इशू करा। कितने का चेक इशू करा था, 20,000 का। और मैंने कहा था इससे, जा भाई मेरे बैंक से पैसा निकाल ले। मैंने 20,000 का चेक दिया मिस्टर ए को, और मैंने मिस्टर ए से कहा कि भाई जाओ मेरे बैंक से जाकर पैसा निकाल लो, ये 20,000 रुपए निकाल लो। अच्छा, ये बैंक के पास गया ही नहीं, नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। ये बैंक के पास प्रेजेंट ही, मतलब चेक लेकर बैंक के पास गया ही नहीं, और बैंक से पैसे मांगे ही नहीं, इसलिए पैसे मांगे ही नहीं। अच्छा, पता क्या हुआ, अब गलती कहाँ हुई, जैसे ही अकाउंट होल्डर ने मिस्टर ए को चेक दिया, इसका मतलब यही हो गया कि वो हमने एज्यूम कर लिया। देखो ध्यान से, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है एजम्पशन। मिस्टर अकाउंट होल्डर ने मिस्टर ए को जैसे ही चेक दिया, हमने माना कि यार वो तो पैसा निकाल ही लेगा। हमने क्या माना, वो तो पैसा निकाल ही लेगा। और जैसे हमने माना वो पैसा निकाल लेगा, अगर मेरा स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक है तो उस केस के अंदर मैंने क्या करा, यहाँ पर 20,000 रुपए यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। मैंने अपनी बुक में डबल एंट्री कैश बुक के अंदर क्या करा, मैंने माइनस कर दिया। ध्यान सुनना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाहता हूँ उसको क्या प्यार समझे, प्यार से समझना, ठीक है। सबसे पहले मैंने कैश बुक और पासबुक का बैलेंस बराबर कर दिया। हर बार करोगे जब जब कोई ट्रांजेक्शन हो, कोई भी अमाउंट ले लो, जब 1,50,000 कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले कैश बुक पासबुक बैलेंस बराबर है। मैंने कहा मान लेते हमारे बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हैं। मैंने कहा लेट सपोज हमारे बैंक में 1 लाख पड़े हैं, तो मेरे डबल एंट्री क्या है, मैं जो अकाउंट बनाता हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, कैश बुक क्या होती है, कैश बुक डबल कॉलम कैश बुक होती है, जिसको बैंक कॉलम हमारे बैंक के, हमें लगता है हमारे अकाउंट के थ्रू, उससे लगता है कि हमारे बैंक में 1 लाख पड़ा है, और बैंक की पासबुक में एंट्री करा के लाए हम, तो उसमें भी 1 लाख दिखा। मैंने कहा ठीक है, बराबर है। अब क्या हुआ कि बैंक में मैंने किसी को चेक दिया, अकाउंट होल्डर ने किसी को चेक दिया, मिस्टर ए को चेक दिया, और चेक देने के बाद जैसे ही मैंने चेक दिया ना, वैसे ही मैं अकाउंट होल्डर हूं, जैसे ही मैंने चेक दिया वैसे ही मैंने 20,000 माइनस कर दिया। मैंने कहा पैसा निकाल ही लेगा, पैसा निकाल ही लेगा। और मैंने कहा अब मेरे बैंक में पैसा पड़ा होगा 80,000 रुपए, मैंने ही मान लिया। मेरे बैंक में 1 लाख रुपए था, मैंने माना 20,000 रुपए मैंने पेमेंट कर दी, चेक दिया, और चेक देने के बाद मुझे अपने पैसे कम कर लिए। मैंने अपनी बुक में कहा कि अब मेरे बैंक कम हो गए, क्योंकि मैंने चेक किसको दे दिया, मिस्टर ए को। पेमेंट किसको कर दी, पेमेंट करूंगा तो बढ़ जाएगा कैश, ये बढ़ जाएगा बैंक, या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। कराना डबल एंट्री कैश बुक, क्रेडिट साइड में लिखते थे या लिखते थे सर। तो मैंने कहा 1 लाख रुपए बैंक में थे, 20,000 का मैंने चेक इशू करा, तो 20,000 माइनस कर दिया। अब मुझे लगा मेरे हिसाब से तो मेरे बैंक में 80 है, मेरे हिसाब से तो मेरे बैंक में 80 है। अब वो बंदा, ये मिस्टर ए जो है, ये गया ही नहीं, पैसे नहीं निकाले, इसका मतलब ये हुआ नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। पैसे नहीं निकाले का मतलब क्या हुआ, नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। अब जब इसने पैसे निकाले ही नहीं, क्या बैंक ऐसे ही कम कर देगा क्या? बैंक के पास कोई चेक लेकर मेरा जाएगा और बोलेगा लाओ भाई बैंक पैसे दो, तभी तो बैंक मैंने मेरा पैसा करेगा मेरे अकाउंट से कम। जब बैंक के पास कोई बंदा गया ही नहीं, तो बैंक को सपने आ रहे हो किसी का पैसा कम कर देगा, नहीं करा। जब मिस्टर ए बैंक के पास गए नहीं, तो यहाँ पर बैंक ने पैसा कम नहीं करा। पर मुझे क्या लगा, मुझे लगा कि वो बंदा पैसे लेकर चले जाएगा, पैसे ले आएगा, पैसे काट लेगा, मेरे बैंक से ले लेगा पैसे, तो मेरा पैसा कम हो जाएगा। अब अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से मेरा बैलेंस दिख रहा है 80,000 रुपए, और जब मैं एंट्री करा कर लाया तो मेरा पैसा दिख रहा था 1 लाख रुपए। समझ आ रहा है? क्योंकि बैंक वाला तब तक डिडक्ट नहीं करेगा जब तक उसके पास पैसा मांगने नहीं जाएगा, वो गया ही नहीं। पर मुझे लगा वो चले जाएगा, ये अजम्पशन क्यों मान ली मैंने, ये गलती कर दी मैंने। तो मैंने क्या करा, मेरा जो कैश बुक है वो 80,000 शो कर रहा है, और मेरा जो पासबुक है वो 1 लाख शो कर रहा है। तो यहाँ पर मेरा डिफरेंस आ गया, आया नहीं आया डिफरेंस बता दो। क्या यही डिफरेंस तो सॉल्व करना है आपको, यही डिफरेंस होगा। ऐसा डिफरेंस आया क्यों? तो मैंने देखा घुमाकर, मैंने कहा अरे यार उसने तो पैसा निकाला। मैंने कॉल करा मिस्टर को, मैंने कहा भाई तुमने पैसा से निकाला क्या? कह रहा नहीं यार टाइम ही नहीं मिला, नहीं निकाला। तो मैंने कहा अरे यार मैंने तो कम कर दिया अपने पैसा, अब मैं क्या करूं ठीक करने के लिए, बताऊं। मुझे ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। अगर स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक है, अगर स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक, स्टार्टिंग बैलेंस का मतलब क्या है, कैश बुक।
मतलब गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर, अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है और आपसे कह रहा है कि स्टार्ट कैश बुक से करो, तो अब आपको यहां से वहां पर पहुंचने के लिए, मतलब इस 80,000 को कैश, अब मैं दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपका स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक है तो आप एड लेस किस में कर सकते हो, सिर्फ कैश बुक में कर सकते हो। मतलब ध्यान सुनो, अगर मैंने कहा यहाँ 80,000 रुपए है, अगर 80,000 को 1 लाख बनाना हो तो क्या करना चाहिए, मैंने कहा सिंपल, आप वापसी 20,000 रुपए ऐड कर दो, कहां पर, कैश बुक में ऐड कर दो, कहां पर ऐड कर दो, कैश बुक में। और जब आप 20,000 रुपए कैश बुक में ऐड कर दोगे तो ये जो ट्रांजेक्शन हो जाएगी, ये इसका इफेक्ट हो जाएगा। आज के बाद अगर यहाँ पर लिखा हुआ चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, अगर चेक इशू कर दिया पर पेमेंट के टाइम प्रेजेंट नहीं हुआ, तो उस केस के अंदर आपको कैश बुक में पैसे बढ़ा देने हैं, जितने पैसे होगा उसको बढ़ा देना है। ये हो गया 20,000। क्या हो गया दोस्त, 20,000। क्या समझ में आया? अभी तो बस ये समझो, अभी तो ये समझो, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा फिर ये कहानी दोबारा लपेटूंगा, समझाऊंगा। अभी तो कौन सा समझा रहा हूँ, ठीक है, एक ओवरव्यू बन जाएगा दिमाग के अंदर। स्टार्टिंग बैलेंस अगर कैश बुक हुआ तो छेड़खानी किसमें होगी, कैश बुक। छेड़खानी का मतलब क्या है, एड लैक किसमें करूंगा, कैश बुक में। मैं पासबुक को छू नहीं सकता, पासबुक को नहीं छूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग बैलेंस पासबुक नहीं है, कंडीशन है यहाँ पर। जो आपका स्टार्टिंग बैलेंस है, आप एड लेस भी उसी बैलेंस के अंदर कर सकते हो, उसी को एड लेस करा सकते हो। आपका माइंड में ये होना चाहिए, इसको क्या बनाऊं, इसको मेरे को 80,000 को 1 लाख पे कैसे लाऊं, 80,000 को 1 लाख कैसे लाऊं, ये हो गया, क्योंकि आपका स्टार्टिंग बैलेंस क्या था, कैश बुक था। अगर आपका स्टार्टिंग बैलेंस पासबुक होता तो मैं अब 1 लाख को 80 के ऊपर लाता। मैं फिर दोबारा समझाता हूँ आपको, भाई यही तो समझना जरूरी है। केस नंबर 2, स्टार्टिंग बैलेंस पासबुक गिवन है, मतलब आपको क्वेश्चन कह रहा है कि पासबुक से स्टार्ट करो अपना ब्याज की स्टेटमेंट। मैंने उस केस के अंदर क्या होगा, आप कहोगे कैश बुक बनाओ, एक पासबुक बनाओ। आपने कहा सबको 1 लाख रुपए मेरा पड़ा था, 1 लाख रुपए पड़ा था। अब मैंने क्या करा, बैंक ने तो 20,000 माइनस नहीं करे, पर मैंने यहाँ पर 20,000 माइनस कर दिया। यहाँ पर ऐसे माइनस करा तो आपके पास क्या अमाउंट आ गया, यहाँ पर आ गया 80,000, और यहाँ पर बैंक की पासबुक में दिख रहा है जो मैंने एंट्री कर रखा है 1 लाख रुपए। अब मैं क्या करूँ, अगर मेरा स्टार्टिंग बैलेंस पासबुक है दोस्त, अगर मेरा स्टार्टिंग बैलेंस पासबुक है, तो अब मैं कैश बुक से पासबुक की तरफ नहीं जाऊंगा, अब मैं पासबुक से कैश बुक की तरफ आऊंगा, और मैं इसको 80,000 बनाने की सोचूंगा, क्योंकि जो मेरा स्टार्टिंग बैलेंस होगा एड लेस उसी बैलेंस में होगा। अब मैं यहाँ 20,000 ऐड नहीं कर सकता, यहाँ अगर 20,000 ऐड कर दिया तो आपने एड लेस किसमें कर दिया, कैश बुक में, जबकि स्टार्टिंग बैलेंस क्या था आपका, पासबुक। तो बस यही समझाना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन आपको बताएगा कि आपका स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक है या पासबुक है। अगर आपका स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक है तो आप एड लेस भी किसमें करोगे, कैश बुक। तो मतलब कैश बुक को पासबुक की तरफ ले जाओगे। अगर आपका स्टार्टिंग बैलेंस पासबुक है तो आपको पासबुक को कैश बुक की तरफ ले जानी है। ये अगर समझ गए ना तो आपको समझ में आ गया, पूरा ब्याज समझ में आ गया, कुछ नहीं करना, अब बस सीखना है, पूरा ब्याज समझ में आ जाएगा आपको अगर ये समझ में आ गया। फिर बार समझाता हूँ, अगर आपका स्टार्टिंग बैलेंस क्वेश्चन का क्या होगा, इससे स्टार्ट करो, कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा, तो आपको कैश बुक के पॉइंट समझकर पासबुक में ले जाना है इसको। तो कैश बुक को पासबुक बनानी है, कैश बुक को पासबुक बनानी है। और अगर आपका स्टार्टिंग बैलेंस पासबुक है तो फिर पासबुक को कैश बुक में कन्वर्ट करना है। तो अब मुझे बताओ मेरा स्टार्टिंग बैलेंस क्या है, पासबुक। तो अब मैं कैश बुक की पासबुक की तरफ जाऊं या कैश पासबुक को कैश बुक में कन्वर्ट कर दो, सब पासबुक को कैश बुक में कन्वर्ट कर दो। ये मत देखना गलती किसकी है, ये देखो कि स्टार्टिंग बैलेंस किसका है, बस तो यही देखा जाता है कि स्टार्टिंग बैलेंस किसका है। तो मान लेते हैं कि अब आपका क्या हुआ, 1 लाख रुपए था और 80,000। अब मैं देखा मेरा स्टार्टिंग बैलेंस तो पासबुक है, तो अब मैं छेड़खानी किसमें करूंगा, पासबुक, मतलब एड लेस किसमें करूंगा। अब मैं इसी को 1 लाख को 80,000 बनने की सोचूंगा, और 1 लाख को 80,000 बनाने की सोचूंगा, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 20,000 माइनस करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 20,000 माइनस करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर दोस्तों 20,000 यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। आए समझ में नहीं आया, क्लियर है या नहीं बताओ। अगर आपका पासबुक स्टार्टिंग बैलेंस है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर आपका पासबुक स्टार्टिंग बैलेंस है तो आपको यहाँ पर सॉरी कैश बुक स्टार्टिंग बैलेंस है तो ऐड करो, पासबुक स्टेट बैलेंस तो माइनस कर दो। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, ध्यान देना दोस्तों। आप ना क्या करना, आप ना एक लास्ट पन्ने में जहां पर बीआरएस है, आप अभी करीब 10 पन्ने, या आप एक पन्ना लो, एक पेज लो, ठीक है, पेज लो, 20 का पेज लो या कहीं पर पेज लो, और कोई भी पन्ना लो, उसके अंदर ये लिखो चार्ट, और ये आपको फिल करना है एक टाइम पे पूरा। ये पहले देख लो कैसे बनता है। फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का और पासबुक का,
ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक का और पासबुक का। अब यहाँ पर अगर देखो, अब ये चार्ट बनाना है, तो अभी मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, ये दोनों अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये दो, इसकी भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा बहुत सारे, फिर मैं आपको लास्ट में ये सिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं एटलस एटलस करवाऊंगा आपको, ये मेरा डायग्राम बना होगा और मैं यहाँ पर आपको चेंज करता जाऊंगा, जो जो एंट्री पास करूंगा वो करूंगा। तो पहली एंट्री मैंने सिखाया चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, चेक इशू कर दिया पर पेमेंट के लिए अगला बंदा प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब पेमेंट के लिए पड़ेगा, मैंने पैसा निकाला नहीं। अब अगर मेरे पास स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक है, ये स्टार्टिंग बैलेंस है, ये क्या है स्टार्टिंग, अगर स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक है तो मैंने अपना पैसा पीछे, मैंने ध्यान से सुनो, अब देखो 1,00,000 ठीक है, ये कैश बुक है और ये पासबुक है, तो 1,00,000 यहाँ पर मैंने पीछे माइनस कर दिया, यहाँ मैंने पीछे माइनस कर दिया, तो मेरा क्या हो गया 80,000 और यहाँ तो 1,00,000 रहा क्योंकि इसने माइनस करा। अब मेरा कैश बुक में रह गया 80,000 और मेरा पासबुक में रह गया 1,00,000। अब मैं इसको कर जाता हूँ, कैश बुक 80,000 हो गया, पासबुक में भी 1,00,000 है। अब अगर मेरा कैश बुक स्टार्टिंग बैलेंस है, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, अगर कैश बुक स्टार्टिंग बैलेंस है तो मुझे यहाँ से यहाँ जाने के लिए मुझे 80,000 को 1,00,000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड, वो क्या 20,000 जो माइनस करा था। और अगर मेरा पासबुक स्टार्टिंग बैलेंस है तो मैं ऊपर नीचे नहीं कर रहा, मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा, यहाँ से यहाँ जाऊंगा, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस। तो अगर ये अगर ट्रीटमेंट आई तो इस ट्रीटमेंट को हमेशा ऐड करेंगे कैश बुक के अंदर और यहाँ माइनस करेंगे। ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस की बात है, आई बात समझ में आया। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, यहाँ पर लिखता हूं चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिट कर दिया पर क्लियर नहीं हुआ। अगर ध्यान सुनना, वो छोड़ो, ये समझना है पहली वाली एंट्री, ये दो एंट्री के बाद चैप्टर क्लास खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी सारी कराऊंगा। ये चार्ट आपको बनाना है, बड़ा चार्ट है, वो एक पन्ने में ले जाएगा, ठीक है। चेक पहले चेक इशू वाला बताते हैं, दोबारा समझते हैं। मैंने कहा मेरे बैंक में 50,000 थे, तो कैश बुक और पासबुक दोनों 50,000 रुपए, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कर रहा भाई, ध्यान समझो, मेरा तरीका अलग है। पासबुक और कैश बुक दोनों 50,000 रुपए है। अगर मेरा स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक है, अगर मेरा स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक है तो मैं यहां से यहां जाऊंगा, ये बात समझ आ गई। अगर मेरा स्टार्टिंग बैलेंस पासबुक है तो मैं यहां से यहां जाऊंगा, ये क्लियर हो गया नहीं हुआ बताओ। बस अगर स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक है तो कैश बुक को कन्वर्ट करेंगे पासबुक में, तो एट लेस कैश बुक में होगा। और अगर मेरा स्टार्टिंग बैलेंस पासबुक है तो फिर पासबुक को कन्वर्ट करूंगा कैश बुक में। ये नहीं देखा जाएगा कि गलती किसकी है, बस ये देखा जाएगा कि कन्वर्ट करना किसको है। डिफरेंस तो यही है आपको यहाँ पर, समझ में आ रहा है। चलो ये देखेंगे, मैं दोबारा इस पर आ जाता हूँ और इसमें होगा ये माइनस और इसमें होगा ये ऐड, मैं आपको सिखा दूंगा अभी क्यों हो रहा है, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं, वापस में ये आपको एक पन्ने में करना है। लो जी वापस आ गए। और स्टार्टिंग बैलेंस अगर पासबुक है, अगर स्टार्टिंग बैलेंस क्या है मेरे भाई, पासबुक है, तो कैसे जाएंगे बताना जरा, कैसे जाएंगे। इस पासबुक को कन्वर्ट करेंगे इस पे कैश बुक को ले जाएंगे, तो 20,000 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक है, स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक है, तो फिर अब इस कैश बुक को उठाकर ले जाऊंगा यहाँ पर, तो माइनस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। आ रहा समझ में नहीं आ रहा। चलो अगला देखते हैं, सेकंड पॉइंट, चेक डिपॉजिट। क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा कि भाई हमने इतने का चेक डिपॉजिट करा पर क्लियर नहीं हुआ, अब क्या करूं, ऐड करूं लेस करूं, ये करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्लियर, ऐसे लिख लो, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में चेक डिपॉजिट करा, क्लियर नहीं हुआ। अब मैंने कहा मैंने एजम्पशन लेता हूं, स्टार्टिंग बैलेंस मेरा है, मान लेते हैं कैश बुक, तो मतलब अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को कन्वर्ट करना पड़ेगा पासबुक, मतलब कैश बुक से पासबुक में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ध्यान देना, मान लेते हैं ये मेरी कैश बुक है और ये मेरी पासबुक है, ठीक है। ये मेरा ऐसे बनाना, हर बार हर ट्रांजेक्शन बनाओगे, पेपर के अंदर 8 ट्रांजेक्शन आएगी या 4 ट्रांजेक्शन आएगी, 6 ट्रांजेक्शन आएगी, 6 की 6 बना लेना, क्या फर्क पड़ता है, हर बार आंसर ठीक होगा, हर बार। ये हाथों से मत करना यार, कंफ्यूजन आएगी, हर बार आंसर ठीक होगा, ठीक है। दोबारा मैंने कहा मान लेते हैं इस बार मेरे 50,000 एजम्पशन, ये तो हमेशा पहला अमाउंट हमेशा एज्यूम कर लो, कोई भी एज्यूम कर लो, पहला अमाउंट जरूरी है, पर दूसरा अमाउंट वही लिखना जो आपके पास क्या है, जो आपके पास क्वेश्चन में बोलेगा इतना अमाउंट है। अब मैंने मान लेते हैं 10,000 रुपीज डिपॉजिट कराए बैंक में। अब मैंने जब 10,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कराए मेरे दोस्त, उस केस के अंदर बैंक वालों ने उसको लिया ही नहीं, मैंने चेक डिपॉजिट कराया बैंक में, मैंने कहा मुझे चेक मिला किसी से, मैंने कहा बैंक भैया इस चेक को मेरे डिपॉजिट कर देना। अब बैंक में चेक डिपॉजिट करा लिया और जैसे चेक डिपॉजिट कराकर मैं घर आया, मैं कुछ चेक था मेरे पास है किसी का, है ना, मैं बैंक के पास गया, बैंक को चेक दिया, चेक देने के बाद मैं घर आया और जैसे ही मैं घर आया मैंने अपनी बुक्स अकाउंट खोली
डबल एंट्री कैश बुक खोली, उसका बैंक कॉलम खोला और मैंने कहा मेरा बैंक बढ़ गया, क्योंकि मैंने अभी भी बैंक में चेक डिपॉजिट कराया, और जब मैं चेक डिपॉजिट कराऊंगा तो बैंक बढ़ जाएगा। तो मैंने 10,000 का चेक डिपॉजिट करा, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया 10,000। ये तो वो करो पहले जो हुआ, ये तो वो है जो पहले हुआ, फिर बाद में ठीक करूंगा, अभी ठीक नहीं करा, पहले तो डिफरेंस अराइज होगा। तो मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया भाई, और चेक डिपॉजिट करते ही मैं जैसे ही घर आया तो मैंने अपनी कैश बुक खोली, डबल कॉलम कैश बुक खोली, उसका बैंक कॉलम में जाकर ऐड कर दिया मैंने डिपॉजिट टू चेक, चेक डिपॉजिट टू बैंक, ये लिखकर मैंने ऐड कर दिया। मैंने कहा ठीक है ओके। अब वो चेक जाकर बैंक वाले ने कहा अरे नहीं भाई 3-4 दिन हो गए वो चेक डिपॉजिट में एंट्री करा था आपने पासबुक के अंदर। मैंने कहा भैया एंट्री करना, जरा एंट्री करी, देखा देखो पैसा तो गया ही नहीं बैंक में, डिपॉजिट ही नहीं हुआ। अब जब पैसा डिपॉजिट नहीं हुआ तो अभी क्या करूं जाए, अब ऐसा करा जाए। तो मैंने बैंक वाले को पूछा, बैंक वाले मैंने कहा भाई चेक क्या हो, चेक डिपॉजिट करा था आपने, ऐड क्यों नहीं करा? तो बैंक वाले ने कहा भाई कुछ सर्टेन प्रॉब्लम आ गई थी, आपने ओवर राइटिंग कर दिया, दोबारा चेक लेकर आओ, दोबारा ऐड होगा, गलत कर दिया था आपने। चेक में अगर हल्की सी भी ओवर राइट हो जाए, एक पेन दोबारा चल जाए ना, वो चेक कैंसिल है। मान लो आपने ऐसे करा 50,000 और फिर हमने लिख दिया 50,000, चेक कैंसिल। अगर चेक के अंदर आपको लिखना है तो एक बार जो पेन चला दिया, अब उसको दोबारा ठीक करने के लिए आपने ऐसे करके बना दिया। आपने कहा यार ये तो गलत बन गया, मैंने कहा इसको जीरो करने के लिए मैंने ऐसे कर दिया, अब चेक कैंसिल हो जाएगा, चेक कैंसिल उसी वक्त फाड़ना पड़ेगा आपको चेक। मैं कह रहा हूं चेक को अगर आपको भरना है तो एक बार अगर पेन चला दिया तो चला दिया, दूसरी बार अगर पेन उसी पे चला दिया तो चेक कैंसिल हो जाएगा। इतना सख्त, क्योंकि चेक से बहुत फ्रॉड होने लगे तो बिल्कुल सख्त कर दिया है। ठीक है, क्या कर देते हैं, नाम 50,000 की जगह 0 बना होता है, ऐसे मान लो 50,000 निकाल लेते, ठीक है, इसको हल्का से कर दिया 56,000 हो गया। देख रहा अब बता दो कहां लग रहा है गल, 50 थे 56 कर दिया, मैंने कहा 50 1 लाख थे, 1 लाख है, 1 लाख, तो मैंने यहाँ कर दिया 1,60,000 हो गया। मुझे बता दो कहाँ लग रहा है, मतलब कहाँ लग रहा है, तरीका देख रहे हो, ऐसे हो गया। तो जो कोई बंदा चाह देता था वो घुमाकर क्या कर लेता है, इसको 1,60,000 कर लेता है उसी पेन से उसी तरीके से, तो बस। तो अगर आप पेन का भी मिसमैच हुआ ना, अगर ये हुआ तो एक पहले का है तो एक नया लिख रहा होगा, तो उसके अंदर क्या हो रहा होगा, डार्क हो रहा होगा, कहीं डिफरेंस आ रहा होगा पेन का, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। चेक में बहुत सिस्टम कर दी। तो मैंने चेक जाकर डिपॉजिट कराया बैंक में, जैसे मैंने डिपॉजिट करा तो मैंने बैंक बढ़ा दिया अपना, मैंने कहा भाई 10,000 बढ़ गया, अब मेरे बैंक में 60,000 दिख रहा है, मैं खुश पड़ा। अब एंट्री करा के लाया 60 के 85 दिख रहा है मेरे बैंक में, क्यों? क्योंकि बैंक वाले ने चेक डिपॉजिट क्लियर ही नहीं करा, क्लियर करने के मतलब मेरे बैंक बढ़ाया ही नहीं। मैंने क्यों नहीं बढ़ाया सर? कह रहा आपने ओवर राइटिंग कर दिया, आपको दोबारा लेकर आओ उस बंदे से, इसने हजार को दो बार लिख दिया, ओवर राइटिंग कर दिया, एक के ऊपर एक चढ़ा दिया। मैंने कहा यार ये तो कैंसिल हो गया। अब मैंने क्या करा, अब मैंने कहा डिफरेंस आ गया, क्योंकि मैंने तो अपने अकाउंट में बढ़ा दिया था, मैंने अपने अकाउंट में उसी टाइम बढ़ा दिया जिस टाइम मैं डिपॉजिट करके आया। मैंने कहा चेक क्लियर ही हो जाएगा, मैं एजम्पशन बेस पर होता सारा। एक चेक डिपॉजिट कराने जाऊंगा कभी बैंक में तो आपके माइंड में क्या आएगा बताना जरा, आपके माइंड में यही तो आएगा कि यार पैसा बढ़ जाएगा चेक डिपॉजिट करा। आप कैश डिपॉजिट कराने जाओगे तो आपके माइंड में क्या आएगा, कैश डाल देगा ना बैंक वाला, तो ऐसे इसके माइंड में आया और ये सबके माइंड में आता है, मेरे माइंड में भी आता है। मैं चेक डिपॉजिट कराने जाऊंगा तो मुझे लगेगा भाई चेक डिपॉजिट हो जाएगा, मुझे क्या पता इसमें गलती निकल आएगी। तो अगर मैंने चेक डिपॉजिट कराया और मैं बैंक में आया तो बैंक घर आकर मैंने क्या बढ़ा दिया, और मेरा बैंक वाले ने क्या करा, बढ़ाया। ये बैंक वाले ट्रांजेक्शन बैंक करता है और ये मैं करता हूँ, ठीक है, ये मेरी बुक है वो बैंक की बुक है, बैंक वाले ने बढ़ाया नहीं। अब मेरे बुक्स में 60,000 दिख रहा है, बैंक की बुक में 50,000 दिख रहा है। अब मुझे बताओ क्या मैं कैश बुक बना रहा हूँ, ये कैश बुक स्टार्टिंग बैलेंस है पासबुक? अगर कैश बुक स्टार्टिंग बैलेंस है तो आपको यहां से अब यहां आना है, समझ है, और यहाँ 60,000 से 50,000 में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 10,000 लेस करना पड़ेगा। क्या समझ में आया नहीं यार? बट अगर मैं स्टार्टिंग बैलेंस क्या करूं, अगर मैं स्टार्टिंग बैलेंस क्या करूं, अगर मैं स्टार्टिंग बैलेंस क्या कर देंगे हम, अगर पासबुक कर देंगे तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग ये क्वेश्चन लूंगा, पासबुक स्टार्टिंग बैलेंस पासबुक। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, मैं सेम क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं क्या है ये कैश, हर बार हर एंट्री में आपको यही बनाना पड़ेगा, अपना दिमाग ना लगाए ज्यादा से ज्यादा, ये करोगे गलती नहीं होगी, अगर ये नहीं करा गलती हो जाएगी पक्का। मैंने कहा 50,000 रुपए मेरे पे है, इधर भी मेरा पहले तो टोटल बराबर आता है, क्योंकि हमेशा मान के चलते हैं कि शुरुआत में मेरा ओपनिंग बैलेंस हमेशा बराबर है। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या करा, 10,000 ऐड कर दिया, मुझे लगा डिपॉजिट हो गया, मैंने कहा मेरे बैंक में आया, मैंने बढ़ा दिया अपने बैंक, पर बैंक वाले डिपॉजिट कराया नहीं। अब बैंक के हिसाब से दिख रहा है 50,000 रुपए, ठीक है, और मैंने एंट्री कराई और मेरे हिसाब से दिख रहा 60,000, बैंक कह रहा है एंट्री में 50,000। अब मुझे कैश बुक पासबुक गिवन है, मुझे गिवन क्या है पासबुक, तो अब छेड़खानी क्या होगी, अब मुझे छेड़खानी का मतलब मैं पासबुक को अब कन्वर्ट करूंगा कैश बुक में, और पासबुक को कन्वर्ट करना पड़ेगा कैश बुक के लिए, तो 50,000 को 60,000 में ले आना है, 50 को 60 में ले आने के लिए मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा 60,000 को, सॉरी मेरे को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर 10,000, मुझे ऐड क्या करना पड़ेगा 10,000। इसके लिए आपको रटना नहीं है, तो सीखना है, तभी तो सिखा रहा हूं आपको।
अब कोई ऐसा ये समझ आप याद ही नहीं कर पाओगे, कभी भी कोई बंदा याद ही नहीं कर पाएगा कि क्या ट्रांजेक्शन में ऐड करके इसमें यह माइनस करते हैं। तो मैंने आपको दिखाया कि अगर मैं चेक डिपॉजिट करता हूं तो कैश बुक है, तो चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्लियर, कैश बुक वाले स्टार्टिंग बैलेंस में माइनस होगा और पासबुक वाले स्टार्टिंग बैलेंस में ऐड होगा, वही चीज। तो एक में लेस, एक में सर हमें ये पता चल रहा है कि अगर कैश बुक में ऐड होगा तो पासबुक में लेस होगा, अगर पासबुक में ऐड होगा तो कैश बुक में लेस होगा। हाँ यही होगा इसके अंदर, अगर कैश बुक में ऐड हो रहा है तो पासबुक में वही एंट्री लेस होगी। उल्टा हो जाएगा ना, अगर यहाँ से यहाँ में ऐड करना पड़ेगा तो वहां से वहां में कम करना पड़ेगा। अगर यहाँ 50 है और वहां 60 है तो यहाँ से यहाँ में 10 ऐड करना पड़ेगा और वहां से यहाँ 90 माइनस करना पड़ेगा। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन पास में कोई एंट्री, ये ट्रांजेक्शन कौन सी है यानी चेक डिपॉजिट कराया पर क्लियर नहीं हुआ, अगर ये कैश बुक में माइनस हो रही है तो पासबुक में ऐड होगी, उल्टा होता है। आई बात समझ में नहीं आई? चलिए यहाँ मैं लिखता हूँ सामने, देखिए दोस्तों, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, कैश बुक में क्या होगा माइनस, कैश बुक में क्या होगा माइनस होगा, देख रहे हो आप, माइनस करा और पासबुक में करा ऐड करा, कैश बुक माइनस क्यों करा, क्योंकि अब इमेजिनेशन करो, इमेजिनेशन समझो, जरूरी अगर आपका अच्छा हो जाएगा ना, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होगी, जैसे मैंने अभी बनाया हो कैश बुक पासबुक बना। अब ऐसे सोचोगे, सोचो आप अकाउंट होल्डर हो, मैं बैंक, आपने मुझे पैसा चेक डिपॉजिट करा, आपने जैसे चेक डिपॉजिट आपने क्या पड़ जाएगा, आपने अपनी कैश बुक बढ़ा दी, आपने अपनी कैश बुक बढ़ा दी, आपकी 50,000 कैश बुक थी, आपने 10,000 बढ़ा दिया तो 60 हो गई आपकी, पर मैंने आपका चेक क्लियर ही नहीं करा, तो मेरे हिसाब से तो आपका बैलेंस 85 दिख रहा है। आपने एंट्री करा अपनी पासबुक जो कॉपी पासबुक होती है उसमें एंट्री करा, आपने कहा ये तो 85 है, मेरे हिसाब से तो 60 दिख रहा है। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आ गया, और डिफरेंस को ठीक करने के लिए आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में 60 है, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में 50 है। मैं बैंक को, मेरे बुक्स में दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है कि आपका बैलेंस मेरे 50 पड़ा है और आपको उसमें दिख रहा है 60। आप कह रहे हो, आपको लगता है कि आप कहोगे, आपका जो माइंड में थिंकिंग है, आपको लग रहा है कि आपको बैंक से 60 लेने हैं, पर मैंने कहा मैं तो 50 ही दूंगा क्योंकि मैं आपका चेक क्लियर ही नहीं करा। तो अब अगर 60 को 50 बनाना हो, आपका कैश बुक है, अगर कैश बुक को 50 में लाना हो तो आपको माइनस करना पड़ेगा, और अगर मुझे आपके पास कन्वर्ट करना है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। क्या बात समझ आ रही है? अगर पासबुक स्टार्टिंग बैलेंस है तो मुझे 50 पे 60 पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड, और अगर कैश बुक स्टार्टिंग बैलेंस है तो पासबुक से पासबुक पहुंचने के लिए क्या करना है, कैश बुक से पासबुक में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। दोस्तों समझ आया नहीं आया? दोस्तों यही ट्रांजेक्शन मेरे आपको आप ऐसे करानी है, और ये टोटल ट्रांजेक्शन मैं यहाँ पर ध्यान खींच देता हूँ, और ये मुझे अब एडलेस यहाँ पर सिखाना है आपको। और जब मैं एडलेस सिखा दूंगा तो फिर मैं ओवरड्राफ्ट आऊंगा, ओवरड्राफ्ट तो मैं यही बताता चलूंगा आपको, बड़ा सिंपल हो जाएगा फिर ओवरड्राफ्ट, ठीक है। और ओवरड्राफ्ट थोड़ा मुश्किल है समझना, अगर आपको समझ गए तो सबसे सिंपल है, अगर समझे नहीं तो सबसे मुश्किल है फिर ओवरड्राफ्ट। ये होता है ओवरड्राफ्ट एक ऐसी चीज है तो समझ में आ गया तो सबसे आसान, समझ नहीं आया तो सबसे मुश्किल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एंट्री लिखते जाऊंगा, मैं यहाँ पर एडलेस करते जाऊंगा, बस मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ आपको कि दिखे आपको कि एडलेस हुआ है। बस जब हमारा ट्रांजेक्शन आएगा ना, अगली क्लास में 2-3 एंट्री और कराते ना, क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन बनाऊंगा, उसमें कराऊंगा, आपको देखना, आपको मजा आएगा करने में, ठीक है। चलो आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको फर्दर ट्रांजेक्शन और कराऊंगा जो मेरी बच गई है, और क्वेश्चन भी कराऊंगा उसके भी, आप पर पहले ट्रांजेक्शन करेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो आज की क्लास को नेक्स्ट समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना आपसे जरूर पूछ लो भाई, क्योंकि अभी प्रॉब्लम को लेकर हो जाएगी, मैं तो बाद में नहीं होगी फिर, ठीक है, बाद में फिर प्रैक्टिस करने का टाइम होता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।